तो आप तो ये कह सकते हो भजनलाल को चीफ मिनिस्टर बनाने में राव वीरेंद्र का हाथ है, पूरा का पूरा पूरा आ रहा है 91 राव इंद्रजीत की, मोहनलाल पिप्पल की वोटें दिलवाई। तो किसान को जमीन दिलवाना और किसान को साहूकार से चुंगल से छुड़वाना, कर्ज मुक्त करना, ये दो बहुत बड़े बड़े काम उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत से मिलकर उन्होंने किया। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह का भाग्य साथ देता और राजीव गांधी जी की इस तरह शहादत नहीं हुई होती तो आज हरियाणा की राजनीति का परिदृश्य भी बदला हुआ होता और चौधरी बीरेंद्र सिंह का किस्मत भी आसमान पर चढ़ी हुई होती। चुनाव हुआ, चुनाव उस समय कांग्रेस के 51 एमएलए बनकर आए थे 91 के अंदर। अगर उसके अंदर 25 एमएलए ने वीरेंद्र सिंह का साथ दिया था और 26 एमएलए ने भजनलाल जी का साथ दिया था, तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने खेल कर दिया। और राव वीरेंद्र सिंह के कहने से या दबाव में तो उनका परिवार जाने, इंद्रजीत जी ने और मोहनलाल पिप्पल ने इनको वोट में देकर भजनलाल को वोट दे दी। तो वीरेंद्र सिंह का मंत्री बनने का चांस आया था 2012 के अंदर केंद्र में इनको न्योता भी दे दिया गया था कि प्रधानमंत्री आवास से कि भाई आप शपथ ले लो। तो जब ये सच धज के तैयार हो गए मंत्रिमंडल की शपथ लेने के लिए, तब पता चला कि भाई इनका तो नंबर कटवा दिया। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको मंत्री बनने से रोक दिया। अब कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने था या और भी लोग शामिल होंगे। तो सारी कवायद है चौधरी बीरेंद्र सिंह की, वो अपने बेटे को नेता बनाने की है और जो उनकी चौधरी छोटू राम की विरासत के नाम पर जो उनकी साख है उसको बढ़ाने की है। और सोनिया गांधी की गुड बुक में ये राजीव गांधी के जमाने से है ही है, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर जैसी मेरा सोच है, जब मैं देखता हूं 2 लोगों में कांग्रेस किसान नेता के रूप में अपना भविष्य हरियाणा के अंदर तलाशेगी। पहला है दीपेंद्र हुड्डा और दूसरा है चौधरी बृजेंद्र सिंह। तो बीजेपी का तो अपना स्टाइल है, बीजेपी में तो वही नेता बनेगा जो संघ का जिसको आशीर्वाद होता है और संघ का आशीर्वाद उसे मिलता है जो कठपुतली होता है। इंडिपेंडेंट सोच का कोई भी व्यक्ति बीजेपी में बड़ा नेता नहीं बन सकता और इस बात को बीरेंद्र सिंह जी पहचान गए और इसीलिए वो कांग्रेस में आए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। राजनीतिक विरासत और हरियाणा आज दूसरी किस्त के लिए हमारे साथ फिर मौजूद है वेद प्रकाश विद्रोही। फिर बता दें, राजनीतिक समीक्षक की हैसियत से मौजूद है। जब तक हमारे साथ बातचीत में रहेंगे, 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, तब तक कांग्रेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठहर करके शपथ के साथ हम लोग बैठे हैं और आप इनके अब तक सुनते आ रहे हैं 4 वीडियो, एक इनके बारे में था और 3 अलग अलग विषयों पर, और जो चौथा वीडियो था वह राजनीतिक विरासत और हरियाणा की पहली कड़ी थी। पहली कड़ी में हमने राव वीरेंद्र सिंह के परिवार की और राव मोहर सिंह के परिवार की बातें की थी, उसी पर चर्चा की थी, वह आप सुन चुके हैं। आज हम बात करेंगे चौधरी छोटू राम के परिवार की, सर छोटू राम के परिवार की, चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की, उनकी राजनीतिक विरासत की। आज किस लिए बात करेंगे? क्योंकि आज वसंत पंचमी है, 23 जनवरी वसंत पंचमी। आज पूरे देश में, प्रदेश में यानी हरियाणा में उनके शुभचिंतक उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। अलग अलग मंचों पर सर छोटू राम को याद किया जा रहा है। महान किसान नेता हुए हैं, उनको हमारी ओर से भी, एनजेपी परिवार की ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज सबसे पहले हम उस किसान नेता के बारे में बात करेंगे जिसकी राजनीतिक विरासत को लेकर के कई बार चर्चा होती है कि चौधरी बीरेंद्र जो कई बार विधायक चुने गए, केंद्र में मंत्री रहे, उनके बेटे चौधरी बृजेंद्र सिंह इन दिनों हरियाणा की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। वे कांग्रेस विदेश विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी यानी चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी और बृजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता, वह भी विधायक रह चुके। यानी विरासत की राजनीति का जो परिवार है, जो दूसरी किस्त हम लेकर के आए, वह चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की है। लेकिन चौधरी बीरेंद्र से पहले हम चर्चा करेंगे सर छोटू राम की, महान किसान नेता हुए हैं, उनके योगदान की। और हम आपको बता दें कि डेट ऑफ बर्थ जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तारीख है, वह 24 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है। लेकिन वह अपनी मृत्यु से पूर्व ये कहकर गए थे, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, मृत्यु पूर्व उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी परिवारजनों के सामने, स्वजनों के सामने, कि मेरा जन्मदिन हमेशा वसंत पंचमी को मनाया जाए। वह वसंत पंचमी को जन्मे थे, क्या थे, वो पूरी बातें वेद प्रकाश विद्रोही से सुनेंगे। विद्रोही जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका।
और सबसे पहले मैं रहबरे आजम दीन बंधु के नाम से विख्यात हरियाणा के महान किसान नेता सर छोटू राम जी को उनकी जयंती पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, और मैं ये कहूँ पूरे उत्तर भारत का किसान, जो किसानों के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किया, वो कभी नहीं भुला सकेगा। उस महान नेता को सत सत नमन। विद्रोह जी, परसों आपकी दाढ़ी 3-4 दिन पहले बहुत बड़ी बड़ी थी, आज आप क्लीन शेव में हैं क्या? स्टूडियो के लिए तैयार होकर के आए, हिमाचल कैप वगैरह लगा करके? जो जी नहीं जी, ये मेरा स्वाभाविक रूटीन है। विषय बदलने के लिए माफी चाहूंगा। जो कोई बात नहीं, ये मेरा स्वाभाविक रूटीन है। हर 20-25 दिन बाद या एक महीने में, 25 दिन से लेकर एक महीने के बीच में मैं एक बार पूरा सर और अपना सर मुड़वाते हो? हाँ बिल्कुल, अभी गंजी? हाँ बिल्कुल, एकदम मशीन फिरवाता हूँ पूरे मुख पर और सिर पर, कोई मूछ वगैरह कुछ नहीं रखता। ये मेरा डेली का रूटीन है, वर्षों से, मतलब वर्षों से मेरा रूटीन। 20-25 दिन में एक बार? 20-25 दिन भी हो जाता, महीना भी हो जाता, 25 दिन से एक महीने के बीच में फिर चलता रहेगा। फिर चलता रहेगा। चलिए मूल विषय पर आते हैं। सर छोटू राम के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आज उनकी जयंती है, उनकी इच्छा बसंत पंचमी की थी, वो भी बता दीजिए, उस बारे में बता दीजिए। आपसे लोग जानना चाहेंगे सर छोटू राम के बारे में, आप अपने शब्दों में उनके बारे में बता दीजिए, फिर राजनीतिक बातें करेंगे। देखिए, जैसे आपने चर्चा की थी, मूल रूप से उनका जन्म 24 नवंबर को है। छोटू राम जी का देहांत के नजदीक आए तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने परिवार को, किसानों को, जो उनके चहेते थे, उनसे आग्रह किया था कि भाई उनका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से न मनाकर बसंत पंचमी को मनाया जाए। तो वो तब से वो चलन यही चल रहा है कि बसंत पंचमी के दिन पूरे हरियाणा के अंदर, कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में लोग बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनके प्रति जो उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया था उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपने रहबरे आजम से शुरुआत की, लोग उन्हें रहबरे आजम कहते हैं, किसान नेता कहते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां थी, उन्होंने किसानों को क्या दिया, इस विषय में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सर छोटू राम ने किसानों के लिए 2 बड़े काम किए। एक तो जो किसान उस समय जोता होता था, वो बड़े बड़े साहूकार, बड़े जमींदारों के पास जमीन होती थी, किसानों के पास जमीन नहीं होती थी। तो पंजाब के अंदर जब उनकी गवर्नमेंट थी, संयुक्त गवर्नमेंट थी, पंजाब मिनिस्टर थे? हाँ मिनिस्टर थे सर छोटू राम जी। सर छोटू राम जी पहले कांग्रेस में थे जी जी, और कांग्रेस के रोहतक के जिला प्रधान भी रहे थे। अच्छा अच्छा। पर बाद में वो उन्होंने छोड़कर अपनी अलग यूनियनिस्ट पार्टी बना ली थी जी, और उनका ये मानना था कि कांग्रेस ने उस समय जो चुनाव होते थे उनका बहिष्कार कर रखा था और अच्छा। कांग्रेस ने, आपको पता, 1938 में ही चुनाव भाग लिया था, उससे पहले नहीं लिया था। ठीक है। और सर छोटू राम जी का मानना था कि भाई हम चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव में भाग लेकर हम किसानों के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ कानून बनाएंगे। जी जी। तो उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ने, आजादी से पहले की बात है, जी, तो उन्होंने अपनी यूनियनिस्ट पार्टी, जमींदारा पार्टी जिसे बोलते थे, वो बना ली थी। और इसी तरह की एक ऐसी पार्टी पंजाब में थी, संयुक्त पंजाब हुआ करता था जी जी। उसके मुस्लिम नेता होते थे, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। और उनकी सबसे बड़ा योगदान है, जब तक सर छोटू राम जी जीवित रहे जी, और जब तक उन दोनों की सरकार रही पंजाब के अंदर, जी, जो मुस्लिम लीग बंटवारा की मांग कर रही थी, वो पूरे देश में जरूर प्रभावशाली थी, पर पंजाब में उनकी जड़ें नहीं जम पाई। ये उनके व्यापक प्रभाव का असर था। तो उन्होंने जो किसान जोता होता था, जमीन नहीं होती थी, तो किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के लिए कानून, तो सर छोटू राम ने जमीन का मालिकाना हक दिलवाया, काम बनाए, वो पंजाब में एक्ट पास हुए। और दूसरा सबसे बड़ा, उस समय किसान साहूकारों की चुंगल में फंसा हुआ था और इसलिए उन किसान के पास जो जमीन भी होती थी वो गिरवी रखी हुई थी। जी जी। तो उन्होंने किसानों को कर्ज के जी जंजाल से मुक्त करवाया और जो साहूकारों के चुंगल में किसान फंसा हुआ था, वो सारा कर्ज कानून बनाकर, इलीगल ठहराकर किसान को कर्ज मुक्त किया। अच्छा। तो किसान को जमीन दिलवाना और किसान को साहूकार से चुंगल से छुड़वाना, कर्ज मुक्त करना, ये 2 बहुत बड़े काम उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत से मिलकर उन्होंने किया
तो उस समय तो हम ये भी, हरियाणा भी तो उसी का हिस्सा था, हरियाणा, संयुक्त पंजाब और दिल्ली का भी कोई क्षेत्र था, हिमाचल का भी था। जी जी, ये एक ही संयुक्त पंजाब। तो उस दौर में उन्होंने वो काम किया जो हो गया। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक बात पर, जो हमारा मूल विषय है, राजनीतिक विरासत और हरियाणा, इस पर आते हैं और आज बात करते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत की। ऐसा माना जाता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम की जो राजनीतिक विरासत थी उसको लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर के राजनीति में उनका जो पदार्पण हुआ, उनको लेकर के ही राजनीति में वो आगे बढ़े। आप क्या कहेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के बारे में बताइए। देखिए, सर छोटू राम जी की 2 पुत्रियां थी, उनके कोई पुत्र नहीं थे, और उनकी एक पुत्री वीरेंद्र सिंह जी की माता थी जो डोमर खां में ब्याही थी जी जी, और दूसरी पुत्री थी, उनके भी संतान नहीं हुई थी, तो इसलिए सर छोटू राम जी के स्वाभाविक वारिस जी जी, एक दोहिता होने के नाते वीरेंद्र सिंह बने, उनकी संपत्ति के भी वारिस बने। 2 थे, दोनों बहनों में बटी संपत्ति। परिवार तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक ही रहा। हाँ, राजनीतिक परिवार, क्योंकि स्वाभाविक है, इनके फादर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो चौधरी नेकी राम जी थे जी, और चौधरी नेकी राम जी भी पंजाब हरियाणा की राजनीति में उस समय किसान नेता गिने जाते थे, बड़े ईमानदार सादगी के प्रतीक थे। वो भी संयुक्त पंजाब के समय विधायक रहे हैं। जी जी, तो राजनीतिक परिवार था, क्योंकि वो तो सर छोटू राम से जुड़े हुए थे, इसलिए स्वाभाविक है वो राजनीतिक परिवार था। तो ये कहना कि भाई वो सर छोटू राम के वंशज हैं, बिल्कुल सही है। उनके वैचारिक वारिस हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि जो भी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को प्रारंभ में राजनीति में मिला जी जी, वो सर छोटू राम के नाती के कारण ही मिला, और सर छोटू राम के नाती के आज कारण तक ही भी मिल रहा है। आज भी उनका नाम है। इस बात का उतना प्रभाव तो नहीं है अब, परंतु उसके नाते सम्मान तो होता ही है ना, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कभी सर छोटू राम के वारिस होने के नाते राजनीति नहीं की। ये भी एक कटु सत्य है। ये कांग्रेस में आ गए थे, और कांग्रेस में आ गए थे तो ये कांग्रेस के जिला युवा अध्यक्ष थे जींद जिले के, जी जी, संजय गांधी की टीम में, जी जी। और 1977 में इन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, और उस समय कांग्रेस समर्थक कह लो, कांग्रेस वाले कह लो, सारे कुल मिला के 5 विधायक बने थे। 3 कांग्रेस से थे, 2 इंडिपेंडेंट थे तो कांग्रेसी, जिसमें बीरेंद्र सिंह भी थे, जी जी, सुरजेवाला भी थे, और भैया ये जो बंसीलाल जी के पुत्र सुरेंद्र भी थे। ये उस समय विधायक बने थे, तो पहली बार ये युवा विधायक बने थे, तो कांग्रेस में थे ये, और बड़े युवा थे, संघर्षशील तो थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये कहना कि भाई बिना संघर्ष आए हैं, ऐसा तो नहीं है। यूथ कांग्रेस के नेता के रूप में इन्होंने संघर्ष किया। संयोग ऐसा है, मैं आपको बताऊं, उस समय राव वीरेंद्र सिंह जी भी विधायक थे, क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह जी के पास 5, और राव इंद्रजीत भी विधायक थे। अच्छा अच्छा, उस समय 5 विधायक इनके जीते थे हरियाणा के विशाल पार्टी के, और 3 कांग्रेस के थे, 1 इनका इंडिपेंडेंट थे, 9 लोग थे। तो वीरेंद्र सिंह ही एक, और बाकी सारे 81 लोग थे जनता पार्टी के। तो वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह ही लीड करते थे इनको। अच्छा अच्छा। तो संयोग से, क्योंकि मैं भी कई बार उस समय, मैं जब भी विधानसभा में गया हूँ, संयोग है कि 77 में ही गया हूँ, उसके बाद मैं कभी विधानसभा में गया भी नहीं हूँ। तो हम बिल्कुल बच्चे थे, हम भी विधानसभा जब 77 में 81 सीटें आई थी जो, हाँ, मतलब जनता पार्टी की थी, ये 9 सीटें। तो तकनीकी रूप से जनता पार्टी था, चुनाव शायद कुछ भारतीय लोक दल BLD, कहा कुछ नाम, हलदर से नाम, चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, क्योंकि जेल से चुनाव लड़े थे ना जनता पार्टी ने। तो नई जनता पार्टी का निर्माण तो इन्होंने कर लिया था, परंतु रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, इसलिए चुनाव वो भालोद से लड़ा था। तो भारतीय लोक दल, बाद में वो विधिवत रूप से जनता पार्टी हो गया था, और वही चुनाव निशान हलदर का इनको मिल गया था। तो जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो केवल 9 ही थे ये लोग विपक्ष में। तो संयोग से मैं भी कई बार उस समय विधानसभा के अंदर गया था देखने के लिए, क्योंकि मैं, अग्निवेश जी विधायक थे, वो पास बनवा देते थे, चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, वो बनवा देते थे। तो शायद 1 आध बार मैं लोकसभा का, वो जो विधानसभा के स्पीकर गैलरी में बैठा हूँ, और 2 या 3 बार सामान्य दर्शक हम बैठे। तो जो सामान्य दर्शकों में बैठते थे, तो उस जमाने के अंदर केवल 1 घंटा ही बैठने थे, 1 घंटे बाद दूसरे आ जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा।
वो तो अब भी ऐसा ही चलता है, हाँ, बदलते हाँ, रहते हैं। और स्पीकर गैलरी में फिर वो पूरे दिन का रहता है। अच्छा अच्छा। तो उस समय ये चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और सुरेंद्र जी इनको बोलने भी नहीं देते थे कांग्रेस, ये जनता पार्टी वाले, क्योंकि बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ थी। और बंसीलाल के तो लोग वैसे ही विरोध थे। सुरेंद्र इंडिपेंडेंट ही बना था, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी उनको। तो क्योंकि बंसीलाल तो खलनायक कहलाते थे उस समय इमरजेंसी। बंसीलाल कांग्रेस में थे, सुरेंद्र निर्दलीय बने। टिकट नहीं थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लड़ा? हाँ, लड़ा था। पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं माना उसने? कांग्रेस की सहमति से ही लड़ा होगा। जी जी। वरना कैसे बनता? अच्छा। और कांग्रेस में ही थे, पर क्योंकि वो बदनाम इतने हो गए थे जी। सुरेंद्र सिंह उस जमाने में इमरजेंसी में बड़े बदनाम थे उसमें, इसलिए वो लोग इंडिपेंडेंट लड़े थे। चलिए उनके परिवार की मैं बता रहा हूँ, मैं वीरेंद्र पे आ रहा हूँ ना। हाँ, मैं वीरेंद्र पे आ रहा हूँ ना। तो वीरेंद्र सिंह भी एमएलए थे। तो जब ये बोलने खड़े होते थे, मेरे सामने की बात है, उस दिन संयोग से मैं विधानसभा में था, वीरेंद्र सिंह कोई मुद्दा उठा रहा था तो इनको बोलने नहीं दे रहे थे। तब इनको जब बोलने नहीं दे रहे थे तो राव वीरेंद्र सिंह का हस्तक्षेप हुआ। राव वीरेंद्र सिंह ने फिर इनको बोलने दिया था, क्योंकि ये जब ये पहली बार एमएलए बनकर आए थे, और इंद्रजीत भी उस समय एमएलए थे। तो इंद्रजीत और वीरेंद्र सिंह दोनों ही 77 में पहली बार विधायक बने थे। तो तब का उनका याराना रहा होगा। अब हम बात करते हैं जो वीरेंद्र सिंह का परिवार है, राजनीतिक विरासत को संभालने की बात हम करते हैं। बीच बीच में इस परिवार को उनके क्षेत्र में ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से चुनौती मिलती रही है, आप जानते हैं, चाहे उचाना हुआ हो, चाहे कोई और क्षेत्र रहा हो। अभी तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने मामूली अंतर से बृजेंद्र सिंह को पराजित किया है, जो मामला भी विचाराधीन है अदालत में। तो आप जो छोटू राम की राजनीतिक विरासत थी, जो उन्होंने कमाया था, उसको संभालने में चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार कितना कामयाब रहा अभी तक? देखिए, चौधरी सर छोटू राम जी के साथ जाट समुदाय था, और हरियाणा की राजनीति में जब पंजाब हरियाणा बट चुका था तो जाट समुदाय का जो रुझान था वो चौधरी देवीलाल के प्रति था। तो आप ये मानकर चलो, जो जाट बाहुल क्षेत्र थे, इनके क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है, जी। बागड़ का क्षेत्र, तो वहां प्रभाव जो था वो चौधरी देवीलाल परिवार का था। अब चौधरी देवीलाल के प्रभाव के अंदर काम करना, और उस समय कभी ये जीत जाते थे, कभी हार जाते थे, तो वास्तव में एक मुश्किल दौर था। जैसे 77 में बने, जी। फिर वो देवीलाल की लहर को चीर करके बने। 82 में बने, 87 में हार गए, 80 में ये एमपी बने, चौधरी बीरेंद्र सिंह 80 में एमपी बने थे। तो प्रभाव तो था इनका, नहीं 80 में नहीं, शायद 80 में ही बने थे मेरे ख्याल में, मैं हो सकता गलत हूँ, 80 में ही बने थे, 84 में तो कोई दूसरा बना था। तो उस समय प्रभाव था इनका, मतलब चौधरी देवीलाल का। तो वहां नरवाना और जो ये था उचाना और जींद का पूरा क्षेत्र, वहां ज्यादातर विधायक लोक दल के ही बनते थे। इनर लोग कह लो, लोक दल कह लो, जनता दल तो केंद्र रहा, तो उन्हीं के बनते थे ज्यादातर। तो आप ये मान के चलो, जिस तरह अहीरवाल की भूमि दूसरों के लिए, राव वीरेंद्र विरोधियों के लिए इतनी उर्वर नहीं रही है, वैसी ही स्थिति बागड़ की थी। तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। फिर दूसरा, ये लोग कांग्रेस की राजनीति करते थे। सर छोटू राम की तो कोई पार्टी थी नहीं, तो जो कांग्रेस की अच्छाई बुराई दोनों का इनको फायदा भी होता था, नुकसान भी होता था। और सर छोटू राम के नाती होने के नाते जो राजनीतिक लाभ मिलता था वो मिलता था, पर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि जाट समुदाय जो छोटू राम जी को मानता था, जो किसान समुदाय देवीलाल का था, किसान समुदाय उस समय का, विशेषकर जाट, कांग्रेस विरोधी विचारधारा का। तो हम एक बात तो कह सकते हैं, जो चौधरी छोटू राम की विरासत थी राजनीति को, देवीलाल की तरफ ट्रांसफर हुई। देखिए, विरासत को आप वैचारिक रूप से कहोगे, जी, तो वैचारिक रूप से सर छोटू राम का वारिस कोई हरियाणा में है नहीं, सच्चाई है, जी। पर जो छोटू राम की विरासत का राजनीतिक रूप से कहोगे तो वो चौधरी देवीलाल की तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं। देवीलाल, क्योंकि किसान राजनीति जो उनके निधन के बाद ओम प्रकाश चौटाला के पास रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें बिखराव आ गया, और जब इनका परिवार आपस में बट गया तो बिल्कुल ही वो विरासत उनके हाथ से छिन गई। जी। इसमें कोई दो राय नहीं। चौधरी तो मतलब हम ये कहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो राजनीति है वो थोड़ा सा विरासत का सहारा रहा,
वो बाकी कांग्रेस का सहारा रहा। और अब जो राजनीति चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की, अभी विचारधारा की बात कर रहे थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह के सामने वो कौन सी परिस्थितियां थी, उन्हें कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, और वो बार बार अब कहते हैं कि मैं तो भूल कर गया। देखिए ऐसा है, ये कुछ भाग की बात होती है। जी जी। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह का भाग्य साथ देता और राजीव गांधी जी की इस तरह शहादत नहीं हुई होती, जी जी, तो आज हरियाणा की राजनीति का परिदृश्य भी बदला हुआ होता और चौधरी बीरेंद्र सिंह का किस्मत भी आसमान पर चढ़ी हुई होती। मुख्यमंत्री बन गए होते। निश्चित रूप से बनते। ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब ये चुनाव हुआ था। कौन सा सन था ये? 92 के अंदर, 91 के अंदर हुए थे। जी जी। जब ये राव और राजीव गांधी जी ने इनको मुख्यमंत्री बनाने की वचन दे रखा था। और राजीव गांधी, क्योंकि भजन लाल जी कोई कांग्रेसी तो थे नहीं ना। जी जी। भजन लाल जी तो गए थे वाया जनता पार्टी, पहले कांग्रेस में थे, आयाराम गयाराम के रास्ते गए थे। और उस जो जिस तरह की भजन लाल जी राजनीति करते थे, अब मैं क्योंकि उनका संदर्भ आएगा जब बात करूंगा, जी जी, उसको राजीव गांधी जी पसंद नहीं करते थे। क्योंकि राजीव गांधी में आप कुछ भी कहें, आप उनके पक्ष लें चाहे विरोध करें, वो हर एक का अपना राजनीतिक सोच है। जी जी। पर वो बेसिकली एक ईमानदार पारदर्शी राजनीति में विश्वास करने वाले, स्वच्छ छवि के, स्वच्छ सोच के तिकड़मबाज नहीं थे राजीव गांधी। स्वच्छ सोच के नेता थे, साफ छवि के थे, साफ छवि के लोगों को ही पसंद करते थे। जी जी। तो क्योंकि हरियाणा की राजनीति में वो वीरेंद्र सिंह को पसंद करते थे और वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनवाते। पर अकाल मृत्यु हो गई। चुनाव हुआ, चुनाव उस समय कांग्रेस के 51 एमएलए बनकर आए थे। जी जी। 91 के अंदर। अगर उसके अंदर 25 एमएलए ने वीरेंद्र सिंह का साथ दिया था और 26 एमएलए ने भजन लाल जी का साथ दिया था। अगर इनके पुराने साथी राव इंद्रजीत सिंह, बाकायदा चुनाव वोट, विधायक दल का नेता, विधायक का वोट से बना गया। कांग्रेस की इतिहास में नहीं थोपा, बाकायदा वोट पड़ी थी। कांग्रेस का एक कल्चर है, कांग्रेस में हमेशा ही वोट पड़ती है। वो पर्यवेक्षक गिनते हैं, वैसे पर्चियां नहीं पड़ती। जी जी। कांग्रेस का मैंने खुद भी अनुभव किया है कांग्रेस में आने के बाद, और पहले सुना करते थे, कांग्रेस में कोई भी थोपा नहीं जाता। पर्ची मुख्यमंत्री नहीं बनते थे? नहीं, कांग्रेस में नहीं बनते थे। कांग्रेस में वोट पड़ती हैं, पर उनकी वोट पड़ने की शैली दूसरी है कि उनका जो पर्यवेक्षक आता है वो एक एक एमएलए को बुलाता है और एक एक एमएलए से पूछता है कि भाई तू किसका पक्षधर है, उसका लिखता है बाकायदा, उसके हस्ताक्षर करवाता है। पर्यवेक्षक जो होता है वो वोट लिख लेता है कि भाई ये इसका दो उम्मीदवार हो, 3 हो, जितने भी हो, उनका नाम लिखवा लेता है और उसके हस्ताक्षर करवा लेता है कि इस एमएलए ने इसका नाम लिया, इस एमएलए ने इसका नाम लिया, और हाई कमांड के पास रख दिया जाता है। वहां काउंट कर लेते हैं, काउंट तो हो जाता है 20 नहीं, और एक पर्यवेक्षक नहीं होता, 2-3 होते हैं। तो वो जो चुनाव के नेता होते हैं उनको भी पता रहता है कि भाई मेरे 1-2 वोट का तो इधर उधर हो जाता है, और इतना हाईकमान भी कर देता है। हाँ, इतना तो हाईकमान भी कर देता है। हाँ, इतना तो हो जाता है। पर इनका ऐसा एक तरफा नहीं थोपते। इनका ऐसा, इनका तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। इनका तो बड़ा एकदम नपकर हुआ। 25 इसको वोट मिली थी, 25 विधायकों ने इसका सपोर्ट किया था, 26 किया था भजन लाल जी का। इसका दुर्भाग्य ये रहा कि जो इनके मित्र थे, उस जमाने में मित्र थे इनके, राव इंद्रजीत सिंह जी। तो राव इंद्रजीत सिंह के भी 2 एमएलए थे। अच्छा। राव साहब के भाई राव इंद्रजीत और मोहनलाल पीपल कांग्रेस में थे। तो वो 2 एमएलए अगर इनको वीरेंद्र सिंह के साथ थे, उन्होंने कहा तो बन जाता हो। पर आखिरी समय जब वो पर्यवेक्षकों ने जो गिनती वगैरह की तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने खेल कर दिया, और राव वीरेंद्र सिंह के कहने से या दबाव में, तो इनका परिवार जाने, इंद्रजीत जी ने और मोहनलाल पीपल ने इनको वोट ने देकर भजन लाल को वोट दे दी। ये ऑन रिकॉर्ड सब चीजें, ऑन रिकॉर्ड, कांग्रेसियों को पता ही है सबको। अच्छा। हमको जब हम कांग्रेस से कोसों दूर थे, तो आप तो ये कह सकते हो भजन लाल को चीफ मिनिस्टर बनाने में राव वीरेंद्र का हाथ है। पूरा आ रहा है 91 में। राव इंद्रजीत की, मोहनलाल पीपल की वोटें दिलवाई। हाँ, 91 के अंदर। और राव वीरेंद्र ऐसा नहीं करते तो चौधरी बीरेंद्र होते। हाँ, वीरेंद्र होते। ये तो क्योंकि हमारे सामने की बात है। जब हम बाहर के रहकर, जी, हम बाहर रहकर और इन सब चीजों को जानते हैं, तो जो कांग्रेसी अंदर खाने वाले हैं वो सारी जानते होंगे। जब मेरे जैसे व्यक्तियों को, जो विश्लेषक हैं, उस समय से ही इस बात की जानकारी है
तो और मैंने इस बात की चर्चा वीरेंद्र सिंह से भी कई बार की है। और संयोग ऐसा है कि जिस दिन आप मेरे साथ भी थे, जिस दिन सद्भाव यात्रा आए, तो जब मंच पर बैठे थे हाँ, तो वीरेंद्र सिंह जी आते ही मेरे से गले मिले, बड़े खुश हुए। मगो भाई, क्योंकि ये कांग्रेस में आने के बाद मेरी तो पहली मुलाकात थी उनसे। अच्छा। तो मगो भाई चलो घर आ गए वापिस, मगो आप लोग भी घूम फिर के वहीं पहुंच गए। बोल हाँ भाई विद्रोही ने उनको कहा जी कि भाई देखो चौसा भी तो उस समय ही कहा, मगर तो वक्त की बात है, आप ही मुख्यमंत्री होते, मगर आपके मित्र अगर आपका साथ ना देते तो बोला विद्रोही सही कह रहा है। ये तो अभी ये उदाहरण मैं ताजा बता रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह से इसी विषय पर मेरी चर्चा अभी 1 महीने पहले हुई थी। तो वो मुख्यमंत्री बनते, मैं कहना चाहता। उसके बाद उनका भाग नहीं साथ दिया। भाजपा में क्यों जाना? अब वही कह रहा हूँ, भाजपा में क्यों गए? भाजपा में वो इसलिए विचारधारा की धरातल की बात कर रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ। ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अरे मैं उसी बात अवसरवाद, हाँ मैं उसी बात पर आ रहा हूँ ना। जी जी। अब क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनकी बुआ के लड़के हैं, भूपेंद्र सिंह की जो मदर है वो इन्हीं के घरों के अंदर इनकी बुआ लगती है। तो भूपेंद्र ये अध्यक्ष थे, तो इन्होंने ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एमपी की टिकट दिलवाई थी, क्या नाम है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। तो वीरेंद्र सिंह के ही साथ थे ये 95-94 तक। जब वीरेंद्र सिंह ने जब पार्टी छोड़ दी, तिवारी कांग्रेस नहीं बनाई थी, तब तक ये लोग वीरेंद्र सिंह के ही साथ थे। हुड्डा ने छोड़ दी थी, इनका अलगाव शुरू हो गया था। उस अलगाव के चलते जब एक समय से आया, कांग्रेस से अलगाव तिवारी कांग्रेस बनी गई थी ना, वो लीड कर रहे थे, लीड वो कर रहा था नारायण दत्त तिवारी। हाँ, नारायण दत्त तिवारी, हाँ, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड वाले। जी। तो वो बाद में विलय भी हो गया था इनका, थोड़ा समय का ही था, वो ज्यादा नहीं रहा। तो उस समय जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए 2009 में, तो वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा में भेज दिया 2010 में। तो वीरेंद्र सिंह का मंत्री बनने का चांस आया था 2012 के अंदर, केंद्र में इनको न्योता भी दे दिया गया था कि प्रधानमंत्री आवास से कि भाई आप शपथ ले लो। तो उस समय पीएम मनमोहन सिंह जी के यहाँ से न्योता है ना, पीएम ही तो न्योता देगा। हाँ जी। तो जब ये सज धज के तैयार हो गए मंत्रिमंडल की शपथ लेने के लिए, तब पता चला कि भाई इनका तो नंबर कटवा दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय, क्योंकि कांग्रेस में घात प्रतिघात की राजनीति चलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो इससे ये बड़े खफा थे कि भाई मेरे को मंत्री बन रहा था, मैं मंत्री नहीं बन पाया। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको मंत्री बनने से रोक दिया। अब कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने था, या और भी लोग शामिल होंगे, परंतु मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बचा तो नहीं रहे अपने मित्र हुड्डा को। नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही प्रभाव था उस समय। जी। क्योंकि हरियाणा का कोई नेता मंत्री बने, उसको रोकने की स्थिति में और तो कोई था नहीं, मुख्यमंत्री से बड़ा कौन होता है। तो हरियाणा के अंदर उन्हीं का प्रभाव था, और किसी का था ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ टसल क्यों हुई थी इनकी? टसल हुई नेतृत्व की कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, भविष्य में कौन नेता होगा, प्रभाव की रहती है। दोनों हरियाणा की चौधरी की दोनों एक ही तो कास्ट से बिलोंग करते हैं, विरासत भी एक जैसी है। अगर वीरेंद्र सिंह हावी हो जाता तो स्वाभाविक है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को बना गए आज विरासत, अगर हावी हो जाता तो छोटू राम की विरासत पूरी चली जाती, और जो किसान राजनीति की आप बात कर रहे हो ये भी शायद चल जाती। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को जो आज नेता बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जो उनका नंबर आएगा जब बताऊंगा, वो नहीं हो पाते। तो ये बहुत दूर की सोचते हैं। ये जो नेता लोग हैं, ये जो विशेषकर कांग्रेसी, ये पार्टी की तीसरी पीढ़ी की सोचते हैं, ये पार्टी की बाद में सोचते हैं, पहले अपनी सोचते हैं कि हमारा वर्चस्व कैसा रहे। तो इसको मंत्री नहीं बनने दिया, तो इसको ये टीस थी। और उस समय कांग्रेस जब ये जो बीजेपी थी, ये जो चाहते थे कि भाई किसी तरह हरियाणा में चुनाव जीत लें, बड़े चेहरे कुछ आ जाए, क्योंकि बीजेपी के पास तो हरियाणा में कुछ था ही नहीं इधर। और राव इंद्रजीत सिंह चले गए थे। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी फरवरी 2014 में शामिल हो गए, और उधर जो एचजेसी थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसका पहले ही इनसे पैक्ट था। तो ऐसा लग रहा था कि भाई नॉन जाट की राजनीति बीजेपी की तरफ जा रही है, और उनको एक जाट चेहरा चाहिए था भाजपा को, और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे।
तो जाट चेहरा सर छोटू राम से बड़ा और क्या होगा हरियाणा के अंदर। जी जी। तो जाट चेहरे के रूप में उन्होंने बड़ा चेहरा के लिए वीरेंद्र सिंह से उन्होंने बात की होगी, वह आपको मंत्री बना देंगे। ठीक है। तो वीरेंद्र सिंह जी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, उनकी पत्नी को टिकट मिल गई एमएलए की। तो उस समय इनके शामिल होने से इनको लग रहा था कि भाई कांग्रेस से तो डाउनफॉल हो ही रहा है, जी जी। तेरा मंत्री जो बनने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा और तेरा राजनीति भी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो उसमें हार नजर आ रही थी। तो आप इसे विशुद्ध अवसरवाद की राजनीति कह सकते हैं। मतलब अवसरवादिता के कारण चौधरी वीरेंद्र भाजपा में गए और वो कामयाब भी हुए, मंत्री बने। हाँ, मंत्री बने और बड़े अच्छे मंत्री बने, ग्रामीण विकास के बने, स्टील के बने, और अपनी की पत्नी प्रेमलता जी विधायक बनी। अब एक बड़ी बात ये आती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी में उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने। उनका भाजपा से मोहभंग क्यों हुआ? आखिर मूल विचारधारा में जो आप कांग्रेस की बात करते हैं, क्यों लौट कर आना पड़ा चौधरी वीरेंद्र को? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बेसिकली गांधीवादी सोच के और छोटूराम के सोच की से डेवलप होकर राजनीति में आए थे। तो ये किसान विरोध तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि इनका जो मूल आधार है वो किसान है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह का व्यापक असर है किसानों में। ये ठीक है कि भाई वो बहुत बड़ा इतना नहीं है जितना आज, मतलब एक सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज है जितना चौधरी देवीलाल जी का, ओम प्रकाश चौटाला का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जाटों में रहा है, उतना नहीं रहा है, परंतु इनका एक प्रभाव है। जी जी। तो जो जाट वर्ग था इनके प्रभाव के अंदर, वो किसान आंदोलन और काले बिलों के खिलाफ विरोध में था। और वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक मजबूरी भी समझ लो और राजनीतिक सोच, अब ये तो आपका और प्रदेश की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको राजनीतिक मजबूरी के रूप में लेते हैं या अपने नाना की सोच के रूप में लेते हैं कि ये किसान विरोध की राजनीति अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब इनको लगा मतलब कि इतना तो है इनके ब्लड में है इतना किसानों का हित, क्योंकि ये 3 कृषि कानून थे, तब भी ये दबी जबान में बोल रहे थे, खुलकर तो नहीं बोल रहे थे, दबी जबान में तो बोलना शुरू कर दिया था। हाँ, दबी जबान, संकेत दे दिया था कि मैं साथ नहीं, दबी जबान में। मैंने कहा दबी जबान में, क्योंकि मंत्री भी थे ना। जी जी। तो दबी जबान में तो बोल ही रहे थे। तो अब उस समय ऐसी स्थिति के अंदर जब आप भाजपा में हो और आपको लग रहा है कि भाई यार भाजपा में तो थारी दाल नहीं गलेगी, बेटा एमपी भी बन गया था। जी जी। तो जब भविष्य की राजनीति देखता है व्यक्ति कि भाई तू किसानों के संदर्भ में बोल नहीं पाएगा, किसान की आवाज नहीं उठा पाओगे तुम, और जिस समाज में तुम्हारा इज्जत मिली है, जिस छोटूराम के कारण तुम्हारी इज्जत है, वो नहीं रह पाएगी, तो आदमी अपनी अंतरात्मा से बहुत बड़ा डरता है। मेरा ये मानना है कि आदमी अंतरात्मा का फैसला मैं ये मानता हूं, मेरा मानना है, जी। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, हर व्यक्ति के ऊपर, कोई केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह पे ही नहीं या मेरे और आप पर ही नहीं, अंतरात्मा का बोझ हर एक व्यक्ति पर रहता है। और कितना ही हम पाप कर लें, कितना ही अवसरवाद दिखा लें, अंतरात्मा कई बार हावी हो ही जाती है। तो वीरेंद्र सिंह के पास यही एक विकल्प था कि वो जो भाजपा की किसान विरोधी राजनीति है उसको छोड़कर अपनी साख को बचाए रखे। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। जो अब इकाई जो सबसे ज्यादा सक्रिय है, चौधरी छोटूराम, चौधरी वीरेंद्र सिंह सक्रिय राजनीति से, चुनावी राजनीति से संन्यास की, दूर रहने की बात कह चुके हैं, लेकिन राजनीति से दूर रहने की बात उन्होंने नहीं कही है। और अब बृजेंद्र सिंह पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस परिवार की जो कड़ी है, सबसे युवा कड़ी, उसे लेकर के क्या आप समझते हैं, क्या आपका दृष्टिकोण है कि चौधरी बृजेंद्र सिंह सर छोटूराम की जो राजनीतिक विरासत है, किसानों की जो विरासत है, उसको कहाँ तक संभाल पाएंगे और कितना कामयाब अब तक हो पाए? देखिए, जो सारी कवायद है चौधरी बृजेंद्र सिंह जी की, वो अपने बेटे को नेता बनाने की है, और जो उनकी चौधरी छोटूराम की विरासत के नाम पर जो उनकी साख है उसको बढ़ाने की है। इसी सोच के साथ वो कांग्रेस में आए और इसी सोच के साथ
उन्होंने चुनाव लड़ा। अब दुर्भाग्य रहा कि वो 32 वोट से हार गए। जी जी। अब क्योंकि बृजेंद्र सिंह है, उसके अंदर एक तो ये है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, आईएएस है, टॉप का आईएएस बना था, कोई ऐसा भी नहीं मेरिट में आया था, और एक अच्छा प्रशासक भी रहा है जी जी। और बेदाग छवि का व्यक्ति है। और राहुल गांधी से उन्होंने निश्चित रूप से बात की थी, जैसा वो कहते हैं अपने वक्ताओं में भी कि जब मैं एमपी था तभी बीजेपी में था, तभी मेरी राहुल जी से बात हो गई थी, मैं कांग्रेस में आऊंगा परंतु चुनाव के समय आऊंगा, क्योंकि कोई भी आदमी सदस्यता छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। जी जी। और जो इस पार्टी में कोई जाता है वो भी नहीं कहता कि भाई तू छोड़ कर जा, क्योंकि एक तरह से राहुल गांधी के टच में आ चुका था, मन बना चुका था मैं आऊंगा, और राहुल गांधी से बात कर ये आए थे। तो जैसा अगर वो कहते हैं, अब हमको तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से तो हम इसको पुष्ट नहीं कर सकते, और राहुल गांधी और इनकी क्या बात हुई ये बाहर भी नहीं आ सकती, वो ही जाने। जी जी। पर ये तो कटु सत्य है कि भाई राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से बात करके ही ये लोग आए हैं कि सोनिया उसके बाद ही पद यात्रा नहीं पार्टी में ही उन्हीं पार्टी में आए। और सोनिया गांधी की गुड बुक में ये राजीव गांधी के जमाने से है ही, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो मुख्यमंत्री बने ना बने वो एक अलग इशू है, परंतु उनकी गुड बुक में है, और उनकी गुड बुक में उनसे बात कर आए हैं। तो जब उनसे बात कर आए हैं तो कोई लंबी सोच कर ही आए होंगे। और जब इन्होंने पद यात्रा शुरू की तो सारी कांग्रेस ने, जो अपने उदयभान जी ने भी कहा कि कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं है, अपने नरेंद्र सिंह जी ने भी यही बात कहा, और ये गए नहीं, उसके बाद भी यात्रा जारी है और कांग्रेस के झंडे के नीचे जारी है। और ये लोग चाहे समर्थन करें ना करें तब भी के दिल्ली दरबार का राहुल गांधी का उसी बात बता रहा हूं मैं, उसी बात बता रहा हूं, फिर भी लगातार जारी है, सफलतापूर्वक जारी है। तो क्या कांग्रेस में कोई कांग्रेसी रहकर और अनधिकृत यात्रा जिसको स्टेट बता दे और आज तक हाईकमांड ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब यह है कि हाईकमांड का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है। जब हाईकमांड का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर, जैसी मेरा सोच है, जब मैं देखता हूं 2 लोगों में कांग्रेस किसान नेता के रूप में अपना भविष्य हरियाणा के अंदर तलाशेगी। पहला है दीपेंद्र हुड्डा और दूसरा है चौधरी बृजेंद्र सिंह। अब इन दोनों में कौन बाजी मार ले जाएगा ये तो साहब वक्त और समय बताएगा, परंतु आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बृजेंद्र सिंह लीडर की रेस जो होती है उसमें लीडर उसी की तैयारी कर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा तो पूरी कर चुका है वो तैयारी। दीपेंद्र हुड्डा का जब आएगा एपिसोड जब मैं बताऊंगा, क्यों आज उसका है नहीं, वो तो अपनी फुल स्पीड पकड़ चुका है और वो तो स्थापित हो चुका है। और बृजेंद्र सिंह उसी दिशा में स्थापित होने की तैयारी में है, और बृजेंद्र सिंह को भी हाईकमांड का पूरा आशीर्वाद है। तो इसीलिए इसी लंबी सोच के लिए, क्योंकि बीजेपी में नेता नहीं बन सकते थे, बीजेपी में एमपी बन जाते, एमएलए बन जाते, परंतु ये नेता नहीं बन सकते थे। और कांग्रेस में, क्योंकि बीजेपी का तो अपना स्टाइल है, बीजेपी में तो वही नेता बनेगा जो संघ का, जिसको आशीर्वाद होता है, और संघ का आशीर्वाद उसे मिलता है जो कठपुतली होता है। इंडिपेंडेंट सोच का कोई भी व्यक्ति, कोई, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहता हूं, गैर कांग्रेस गैर भाजपाई मुख्यमंत्री बने हैं, पर इंडिपेंडेंट सोच का, फिर मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट सोच का कोई भी व्यक्ति बीजेपी में बड़ा नेता नहीं बन सकता। और इस बात को वीरेंद्र सिंह जी पहचान गए, और इसीलिए वो कांग्रेस में आए ताकि उनका नेता, उनका बेटा हरियाणा का बड़ा नेता बन सके। बड़ा नेता से मतलब ये होता है कि वे चीफ मिनिस्टर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सके। बड़ा नेता उसे ही माना जाता है, बड़ा नेता वही माना जाता है, वही होता है। कोई मंत्री बनने से, एमएलए बनने से कोई बड़ा नेता नहीं होता। बड़ा नेता वो होता है जो हाईकमांड और जनता दोनों उसको मुख्यमंत्री पद का एक फेस मान ले या उसको एक, मतलब ये है कि ये संभावित फेस है, प्रदेश का मुखिया बन सकता है, चौधर कर सकता है। ये दोनों में जरूरी है। जी। जनता में भी जरूरी है और हाई कमांड में परसेप्शन बना रहे। तो उसी परसेप्शन को बनाने के लिए ये सारी कवायद सद्भावना यात्रा की हो रही है, जिसके अंदर ये 80% मेरी एनालिसिस में सफल हो गए हैं। परंतु इनके सामने एक बड़ा मजबूत चेहरा सामने है, जिसको काटना आज
मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति में इतना आसान नहीं है, इतना आसान है अगर वो गलती नहीं करेगा तो। ठीक, उस विषय में हम बात करेंगे। आखिरी सवाल है, इस एपिसोड का नाम है, जिसकी दूसरी किस्त हम अब दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, राजनीतिक विरासत और हरियाणा। कम से कम शब्दों में ये बता दीजिए कि जो विरासत की राजनीति है हरियाणा में, इंडिविजुअल की बजाय, जैसे नए नए एमएलए की बजाय परिवारवाद की या वंशवाद की या विरासत की कह लीजिए, खूब फल फूल रही है। इसे विद्रोही जी किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर कटु सत्य है, कोई भी दल हो, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, और चाहे जजपा है, और हरियाणा की राजनीति अगर सही अर्थों में कहो तो चंद परिवारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जो लोग स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है, और इंडिपेंडेंट युवाओं को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है। अब नहीं, जनता मान लीजिए किसी नेता पुत्र को या नेता पुत्री को चुन रही है, उसको हम कैसे कहेंगे कि डेमोक्रेसी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो तो देखिए, लोग जिसको मोहर लगा देते हैं चुनने की। आप एक बार, मैंने वही तो कहा है कि भाई एक बार आप नेता पुत्र के नाते टिकट दिलवा सकते हो, उसके बाद टिकता तो आदमी, जैसे पिछली बार मैंने आरती के लिए भी यही कहा था, इंद्रजीत के लिए भी यही कहा था, टिकता तो आदमी वही है ना जिसका जनता होती है। और यही बात मैं ब्रजेंद्र के लिए कह रहा हूं, और यही बात मैं दीपेंद्र के लिए कहा था मैंने अप्रत्यक्ष रूप से। टिकता राजनीति में वही है जिसकी जनता साथ होती है। तो हरियाणा की जनता का जो मानस है, जो मैंने यही कहा ना, हरियाणा की जनता का जो मानस है वो उसकी ज्यादातर आस्था घरानों में है, हरियाणा की जनता। इसी कारण विरासत फल फूल, इसीलिए हरियाणा में विरासत फल फूल ही नहीं रही, बड़ी तेजी से दौड़ रही है, और अभी तक उस चुंगल से निकल नहीं पाई है। ठीक है दोस्तों, आपने राजनीतिक विरासत और हरियाणा की दूसरी किस्त में आपने सुना चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की राजनीति, और इस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो वारिस है ब्रजेंद्र सिंह, वो है कहाँ खड़े हैं, इस बारे में भी आपने सुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर छोटू राम की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। ये संयोग ही था कि हम छोटू राम पर चर्चा कर रहे हैं आज, उसी दिन जब उनकी जयंती है। गुणदोष के भागी वेद प्रकाश विद्रोही है, ये समीक्षा कर रहे हैं, मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। जो पुण्य पाप है वो सब इनके खाते में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।